हेलो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन से पहले सारे इम्पोर्टेंट एक्ट्स एंड रेगुलेशन। तो इस लेक्चर में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कैसा होता, कितना स्ट्रेंथ था, बाकी सारी प्रोविज़न। तो लेक्चर को आगे शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन 1946 को हुआ अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा मिशन प्लान का तहत हुआ? कैबिनेट मिशन प्लान का तहत हुआ। अब यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ 389 टोटल स्ट्रेंथ था तब, और उसमें भी कुछ डिवीजन थे। 389 में 396 ब्रिटिश इंडिया से इलेक्ट किया जाएगा और 93 जो था वो प्रिंसली स्टेट में से लिया जाएगा। अब 296 जो ब्रिटिश इंडिया से लिया जाएगा उसमें से 4 प्रोविंशियल कैबिनेट चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से लिया जाएगा और जो 292 डायरेक्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से लिया जाएगा। 4 सीट्स चीफ कमिश्नर के लिए रिजर्व कर दिया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हेल्ड करता। पहला मीटिंग उनका तब होता। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11th मंथ 18 डेज लगे। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को किसने मूव किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया ऑफ द फर्स्ट सेशन, फर्स्ट सेशन ऑफ द मीटिंग में ही उसने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव किया ऑन 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो पहला प्रेसिडेंट था, जो जिसको टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा था। ये जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, ये वहाँ का एक सबसे एल्डर पर्सन थे, बुजुर्ग इंसान थे, तो उनको पहला प्रेसिडेंट बनाया गया एज ए नॉमिनल प्रेसिडेंट। बट लेटर पीरियड में परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुखर्जी थे एंड वाइस प्रेसिडेंट थे एस.सी. मुखर्जी। इंपॉर्टेंट है, पहला प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। देन परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड वाइस प्रेसिडेंट एस.सी. मुखर्जी थे। और पहला सेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे सेशन। अब जो परमानेंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनको दूसरा सेशन में 11 नवंबर को अपॉइंट किया गया। सर बी.एन. राव को अपॉइंट किया गया एज ए एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब यहाँ पर नेक्स्ट ये डेवलपमेंट है कि जितने भी सीट्स ईच प्रोविंसेस में अलॉट किया जाएगा एज पर देयर पॉपुलेशन, जहाँ में जितना पॉपुलेशन होगा वहाँ पर उतना ही सीट दिया जाएगा। अगर कोई राज्य, कोई स्टेट में कम पॉपुलेशन है तो वहाँ पर कम सीट अलॉट किया जाएगा। अब सीट जो स्टेट में दिया जाएगा उसमें भी ये है कि सीट एज पर द कम्युनिटी डिवाइड किया जाएगा। जितना कम्युनिटी है एज पर द कम्युनिटी उसी हिसाब से सीट दिया जाएगा। The seat in each provinces was distributed between Muslim, Sikh and general in proportion their respective population, यानी उस population के हिसाब से सीट को डिवाइड किया जाएगा। 26 नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर कर दिया, पास हो गया। 26 पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना साल लगा यहाँ पर बता दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 डेज लगे। तो इसके बाद 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को पास डिक्लेयर किया गया। लेकिन इस दिन कुछ 3 प्रोविजन को इन्फोर्स किया गया। कौन कौन से है? सिटीजनशिप, इलेक्शन एंड पार्लियामेंट रिलेटेड कुछ प्रोविजन है जिसको इमीडिएट इफेक्ट में लाया गया। लेकिन एज ए कॉन्स्टिट्यूशन, एज ए होल कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है, वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है। तो बाकी कितने सारे प्रोविजन थे, वो सारे प्रोविजन को 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया। तो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बहुत सारा कमेटी फॉर्म हुआ, हर एक कमेटी का एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन सा कमेटी था और कौन सा कमेटी का कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। यहाँ पर देखिए, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी को हेड कौन करता था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, स्टेट कमेटी,
इसको भी जवाहरलाल नेहरू हेड करते थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजर कमेटी, फंडामेंटल राइट ऑफ माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, इनको हेड करने वाले सरदार पटेल थे। नेक्स्ट ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी इंपॉर्टेंट है, समटाइम क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड कौन किया, बी आर अम्बेडकर। देन रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जी वी महालंकर। नेक्स्ट स्टेयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नाउ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी हमें बता दिया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उनको हेड करने वाले। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी है। ड्राफ्टिंग कमेटी फर्स्ट टाइम इसको अपॉइंट किया गया 26 अगस्त 1947 को, और इनका हेड जो था चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का इनैक्टमेंट कैसा हुआ, 26 नवंबर 19, यहाँ पर डेट और ईयर भी इम्पॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को एडप्ट किया गया। जब एक कॉन्स्टिट्यूशन को एडप्ट किया गया तब इसमें 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट था, 8 शेड्यूल था। लेकिन ओवर ए पीरियड 70 ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस आए और बहुत सारा नया आर्टिकल्स और पार्ट्स ऐड हुआ। तो एट प्रेजेंट ये बताया जाता है कि अराउंड 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है एंड 12 शेड्यूल्स है। नाउ नेक्स्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों चुना गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए होल इन्फोर्स करने के लिए। 26 जनवरी 1950 का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि 26 जनवरी का दिन में ही 1930 को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया। पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर। इसीलिए इन्होंने सोचा कि 26 को ही एज ए सिग्निफिकेंस डे मान के कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया जाए। नेक्स्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये बाहर का सारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के सारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ उठा के इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये एक्ट तो हमने लास्ट क्लास में देखा था। यहाँ से बहुत सारा प्रोविजन लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक्चुअली इस एक्ट को ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजन आज के डेट में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। नेक्स्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारा प्रोविजन लिया गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कैग ऑफिस, सिटीजनशिप, बाइकैमेरलिज्म। यूनाइटेड यूएसए से बहुत सारा चीज़ लिए गए, जैसे कि फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इरिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, इसमें बस ऐसा है कि जो भी चीज़ें हमें याद रहना, ये अलग अलग कंट्री से कौन कौन सा प्रोविजन लिया गया। जैसे कि अगर क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, तो आंसर होगा इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अब कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड यूएसएसआर से क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी, 5 ईयर प्लानिंग। क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रोविजन रिलेटेड टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। सेम वे जर्मनी से क्या लिया गया, फंडामेंटल राइट, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी के वक्त में फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाता, ये हम आगे देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ से लिया गया। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट क्या है, ये भी एक प्रोविजन है जो हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रांस से क्या लिया, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। इंपॉर्टेंट है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसमें कौन कौन सा फीचर्स है, इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखेंगे। लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, ये जितने भी वर्ल्ड में जितना भी कंट्रीज है, सारे कंट्रीज में सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का ही। इसमें
395 आर्टिकल था जब इसका फॉर्मेशन हुआ। 8 शेड्यूल है, अभी तो 12 शेड्यूल है लेकिन तब 8 शेड्यूल था। एट प्रेजेंट अराउंड 25 पार्ट्स है लेकिन तब 22 पार्ट्स था। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ब्लेंड इसका ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ कुछ प्रोविजन है जो बहुत रिजिड है, जिसको हम लोग डायरेक्टली इजीली अमेंड नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे भी प्रोविजन है जिसको इजीली अमेंड कर सकते, चेंज कर सकते, इसीलिए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कहा गया। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सेंटर या में बोथ एट द सेंटर और स्टेट में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया। इसका ये मतलब है कि एक नॉमिनल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा और रियल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी इलेक्शन सिस्टम से जो गवर्नमेंट फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी कि जुडिशरी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है। जुडिशरी के पास अपना पावर और अपना हिसाब से लॉ को एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अपना लॉ बना सकती है और लॉ इन्फोर्स कर सकती है। एक्चुअली जुडिशरी इन्फोर्स करती है लॉ को। तो यहाँ पर सिंगल इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम होता। इम्पॉर्टेंट है ये, सिंगल इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट टू गवर्नमेंट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सबसे हायर अथॉरिटी रहता है, उसके नीचे स्टेट कोर्ट, देन उसके नीचे सबऑर्डिनेटेड कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करती। फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी फीचर। नेक्स्ट देखते हैं फेडरल फीचर यानी ऐसा प्रोविजन, कुछ प्रोविजन फेडरल है। फेडरल के यानी मतलब कि सेंटर और स्टेट में डिवाइड रहेगा चीज़। लाइक पावर डिवीजन, पावर डिवीजन कैसा होगा ये, बाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि कुछ स्टेट का सब्जेक्ट है, कुछ सेंटर का सब्जेक्ट है, कुछ कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। जो स्टेट में कुछ कुछ सब्जेक्ट है जैसा कि डिफेंस मान सकते, कम्युनिकेशन मान सकते। ये सब सब्जेक्ट में सिर्फ स्टेट का ही पावर है उसमें कोई भी अमेंडमेंट लाने का या तो न्यू रूल बनाने का। लेकिन जो स्टेट का सब्जेक्ट है जैसे कि स्टेट में हम पुलिस नहीं है, पुलिस है स्टेट का सब्जेक्ट में, फॉरेस्ट्री है स्टेट का सब्जेक्ट में, एजुकेशन है, इसमें स्टेट का पावर है कि स्टेट अपना एरिया का हिसाब से कैसा लॉ बनाए, रूल बनाए। तो यहाँ पर फेडरल और यूनिटरी सिस्टम। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, इमरजेंसी प्रोविजन। ये सारे प्रोविजन ये बताती है कि हाँ एक फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्युलर स्टेट बताया गया। सेक्युलर स्टेट यानी हर एक रिलीजन को अपना राइट है कि वो अपना हिसाब से अपना रिलीजियस को फॉलो करे, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं कि वो किसी और का रिलीजियस फॉलो करे, इसीलिए इसको सेक्युलर। कोई भी स्टेट का, कंट्री का कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजियस नहीं है, रिलीजन नहीं होने की वजह से सबको अपना अपना राइट्स है, इसी वजह से इसको सेक्युलर स्टेट कहा जाता। नेक्स्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये है कि जो भी 18 ईयर से वो है उसको पास हक है कि वो वोट दे सके, वो अपना हिसाब से अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज करे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, रेस, कुछ भी, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। एंड वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड टू 18 ईयर फ्रॉम 21 ईयर बाय 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। एक्चुअली जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तब ऐसा था कि 21 ईयर होने के बाद ही वोट दे सकते, लेकिन उसको 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत रिड्यूस करके 18 ईयर कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट है प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन यानी कभी भी कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाएगा तो प्रेसिडेंट का रूल आ जाएगा वो उस वक्त। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ए स्पेशल प्रोविजन टू मीट एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। कोई भी डिफ़िकल्टी सिचुएशन, मान लीजिए कोई बाहर से अटैक हो गया, वो होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। ड्यूरिंग इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम पावरफुल। सारे पावर सेंटर का हाथ में चले जाएगा और जो यूनिटरी सिस्टम बन जाएगा, फेडरल सिस्टम से यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा कंट्री। द स्टेट कम अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ सेंटर। स्टेट का अपना पावर नहीं होगा। तो ये है इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड प्रोविजन है जो हम लेटर चैप्टर में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और तब तक के लिए बने रहिए।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।